press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक बार फिर शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होगा, कौन सा आइटम किस साइड में लिखेंगे, किस आइटम को ध्यान से देखना है, अगर क्वेश्चन दिया है तो किस आइटम के बारे में ध्यान से पढ़ना है और तब बनाने की बात शुरू करेंगे। बहुत आराम से बन जाएगा। हमने इस कोने पर एक नोट लिख दिया है, इस नोट को ज़रा ध्यान में रखना है कि ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जब ये नॉमिनल अकाउंट है बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, इसलिए इसका दूसरा नाम ही पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हमने पिछले क्लास में कहा था और एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसी तरह का है, यह भी एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट का और ये दो हिस्सों में डिवाइड है। ये जो लेफ्ट साइड हमारा है डीआर साइड है और राइट साइड क्या हमारा ये सीआर साइड है। जब नॉमिनल अकाउंट, कोई भी अकाउंट नॉमिनल होता है तो जब जब प्रॉफिट होता है तो हम बस सीआर करते हैं उस अकाउंट को, और जब लॉस होता है तो उस नॉमिनल अकाउंट को हम लोग डीआर करते हैं। ये लेजर फॉर्म में फॉर्मूला लागू होता है। तो एक मोटी बात है कि जब भी पार्टनरशिप में कोई चेंज होते हैं, कोई रिटायरमेंट लेता है या कोई की डेथ हो जाती है, एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है या दो से अधिक फर्में आपस में मिल जाती हैं, एकीकरण जब फर्मों का होता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है जिसके चलते जो फर्म के एसेट्स हैं, जो लिएबिलिटी हैं, उनका रीवैल्यूएशन करना पड़ सकता है अगर इसे ज़रूरत महसूस करते हैं पार्टनर। तो अगर रीवैल्यूएशन नहीं करना है तो बात कुछ और है। अगर रीवैल्यूएशन करना है तो रीवैल्यूएशन किसका होगा? जो फर्म के पास जो संपत्तियां पड़ी हैं, जो फर्म के पास जो दायित्व पड़े हैं, जो लिएबिलिटीज़ हैं, उनका रीवैल्यूएशन हो सकता है। अगर रीवैल्यूएशन होता है, फर्म के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन होता है, तो हमें उसी अकाउंट को बनाना पड़ता है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये नॉमिनल अकाउंट है। तो दो वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़। ये होंगे कहाँ? ये पहले से एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। जो फॉर्म, जो रनिंग फॉर्म है, उसका एक बैलेंस शीट है जिसमें एक साइड में लिएबिलिटीज़ होंगे, दूसरे साइड में एसेट्स होंगे। अब देखना एसेट्स में गुडविल को छोड़कर, हालांकि गुडविल भी एक एसेट है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट किसी और जगह करते हैं हम लोग। गुडविल का बढ़ाना या घटाना उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर नहीं आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। बाकी जो दूसरे एसेट्स हैं वो आते हैं इसमें। जो न्यू पार्टनर आता है, गुडविल का हिसाब किताब हम लोग उसके अकाउंट के साथ करते हैं, या किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई रिटायरमेंट लेता है, तो उसके जो हिसाब बनता है उसमें गुडविल को एडजस्ट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन बाकी जो गुडविल छोड़कर दूसरे एसेट्स हैं, उनका अगर रीवैल्यूएशन होता है तो ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन के चलते उस एसेट या उस लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये दो पॉइंट खास ध्यान रखना है। तो हमने एक नोट के रूप में डाल दिया है, लिख दिया नोट का रीवैल्यूएशन, नीचे है डीआर, मतलब इस रीवैल्यूएशन के डीआर साइड में क्या लिखना है, तो इज इक्वल टू ए फॉर एसेट। एसेट डिक्रीज करेगा, एसेट घट जाएगा, या लिएबिलिटी, या एल फॉर लिएबिलिटी इंक्रीज करेगा। मतलब यह है कि जब रिवैल्यूएशन किया जाएगा तो एसेट अगर डिक्रीज कर जाता है और लिएबिलिटी इंक्रीज कर जाता है तो उसको हम लोग इस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। सिमिलरली नोट नंबर 2 देखते हैं। अगर हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो देखना है कि एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू क्या हो रहा है। अगर एसेट, ए फॉर एसेट, इंक्रीज करता है और लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में इसको रिकॉर्ड करते हैं। बस मेन बात यही चीज़ है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इन्हीं को रिकॉर्ड करना है। अब जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि उसमें या तो लॉस या फिर प्रॉफिट, इन दोनों को रिकॉर्ड हम लोग करेंगे। अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में ले जाएंगे, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में ले जाएंगे।
फिर अंत में लास्ट में टोटलिंग करके हम लोग फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। वो रिजल्ट हो सकता है, इसको नेट प्रॉफिट समझने कह सकते हैं। वो पूरे रिवॉल्यूशन के कारण हमें एक नेट फिगर निकालना पड़ेगा, जो लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट हो सकता है। लॉस होगा तब भी और प्रॉफिट होगा तब भी जो हमारे पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो ओल्ड पार्टनर है, अगर न्यू आता तो न्यू को छोड़कर जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके उनके कैपिटल अकाउंट या यदि करंट अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफर कर देते। ये एक मेन इसका फंडा है। अब देखते हैं जब फॉर्मेट हम लोग आएंगे तो ये जो बनाना है रिवॉल्यूशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये डेबिट साइड में देखिए, अगर कोई एसेट है, यदि हमारे बैलेंस शीट में जो एसेट दिया है और रिवैल्यूएशन उसका किया जा रहा है, यदि उस एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर जाए, अगर उस एसेट का वैल्यू घट जाए, तो जितने फिगर से वो वैल्यू घटेगा, किसका, एसेट का, जितने फिगर से, जितने अमाउंट से उस एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा तो हमारे लिए लॉस है। और उतने कम जो डेफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, उसी डेफिशिएंसी ऑफ जो अमाउंट है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज लिखा हुआ है। और यहाँ जो लिखा है टू डॉट डॉट एसेट, यहाँ पर हमें उस एसेट का नाम लिखना है जिस एसेट का वैल्यू घट रहा है। तो जैसे प्लांट, फर्नीचर, मोटर बाइक, मोटर कार, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, जो भी एसेट है, यदि मूल्यांकन के कारण उसका वैल्यू घटता है तो जितना फिगर से घटेगा उतना ही फिगर यहाँ पर लिखना है और यहाँ साइड में उसका नाम लिखना है। तो जितने एसेट हो सकते हैं उनका अलग अलग बारी बारी से नाम लिखना है यदि उसके वैल्यू में कमी आती है। तो यहाँ पर एसेट का नाम डालेंगे और जितना अमाउंट में कमी होती है उतने कमी वाले फिगर ही इसमें लिखना है, पूरा फिगर नहीं लिखना है और न्यू फिगर भी नहीं लिखना है। जितने अमाउंट की कमी आती है उसी कमी को यहाँ पर लिखना है और साइड में उसका नाम लिखना है। ये बात समझ में आ जाएगी। जो दूसरा है, हो सकता है कि हमारा क्रेडिट सेल है, हमारे डेटर्स हो सकते हैं, हमारे बुक डेप्ट हो सकते हैं या हमारे ट्रेड डेटर्स भी कहते हैं। तो जो हमने उधार माल बेचा है, तो जिनको हमने उधार माल बेचा है उनको हम लोग कई नाम से पुकारते हैं। कभी तो डेटर्स कह देते हैं, कभी उनको सन्ड्री डेटर्स कह देते हैं, कभी हम लोग उसको बुक डेप्ट कह देते हैं। ये कई तरह के नाम आते हैं, कभी अकाउंट रिसीवेबल भी कह देते हैं। तो ये जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं या डेटर्स हैं, ट्रेड डेटर्स हैं, इनमें से अगर कोई हिस्सा अगर डूब जाता है, नहीं मिलता है, और इस बात की सूचना हमें मिलती है किसमें, एडजस्टमेंट में। जब हम रिवॉल्यूशन करने के तैयार होते हैं तो एडजस्टमेंट में कुछ सूचनाएं दी होती हैं। तो उसके अनुसार यदि पता लगता है कि कुछ फिगर हमारे डूब चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, बैड डेप्ट हो चुके हैं, तो उसको हम लोग बैड डेप्ट के नाम से लिखते हैं और जितना फिगर वो डूब गया है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तीसरा जो है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आउट एक्सपेंस जो है हमारे किसी प्रकार का हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, हमारे व्यापार का कोई भी एक्सपेंस हो सकता है जिसको हमने करंट ईयर में पे नहीं किया है, यानी वो पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है, हमें चुकाना है। तो जब हमें चुकाना है तो ऑलरेडी वो बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं दिया होगा। तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो लिएबिलिटी है। यदि वो लिएबिलिटी इंफॉर्मेशन के अनुसार बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो जितने अमाउंट से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से जो लायबिलिटी है, जितने अमाउंट से वो लायबिलिटी बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो हमें उसको यहाँ पर लिखना है। तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जितना फिगर से बढ़ेगा उस बढ़े हुए फिगर को ही यहाँ पर लिखना है, टोटल फिगर को नहीं लिखना है। तो इस प्रकार हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो कोई भी हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। अगर वो बढ़ जाएगा तो उस बढ़े हुए फिगर को हम लोग यहाँ पर नोट करना और उसका नाम यहाँ डाल देना है। अब ये आउटस्टैंडिंग कई प्रकार, जैसे मैंने बताया, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी, कई तरह के होते हैं।
नीचे लिखा है कि एनी लिएबिलिटी, अब किस किस का नाम गिनाया जाए। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसे लिएबिलिटी है जो हमें चुकाना है इन फ्यूचर में, अगर इंफॉर्मेशन के अनुसार, एडजस्टमेंट के अनुसार लगता है कि ये लिएबिलिटी, कोई भी लिएबिलिटी हो, अगर वो फिगर बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाए, तो जितना से वो लिएबिलिटी का फिगर बढ़ेगा उस लिएबिलिटी का नाम यहाँ लिखेंगे, और जितना से वो फिगर इंक्रीज करेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, चाहे कोई भी लिएबिलिटी हो। तो यहाँ लिखा हुआ है एनी लिएबिलिटी, अगर इंक्रीज करेगा तब, तो जितना से इंक्रीज करेगा उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। अगला फिगर है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये न्यू लिखा हुआ। हम लोग बार बार प्रोविजन करते हैं जिसको न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स भी कहते हैं, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट भी कहते हैं, ये कई नाम से पुकारते रहते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट में अक्सर दिया रहता है मेक ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स, प्रोवाइड ए रिजर्व फॉर बैड डेब्ट ऑन डेटर्स, ये कई नाम दिए रहते हैं। यानी जो हमारे व्यापार के डेटर्स हैं उन डेटर पर एक निश्चित परसेंटेज से हमें एक प्रोविजन करना होता है, एक रिजर्व करना होता है। अब ये रिजर्व या प्रोविजन कई बार ये बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाई पड़ते हैं और एडजस्टमेंट में लिखे होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि ये एडजस्टमेंट में है तो इनको न्यू रिजर्व भी हम लोग कह लेते हैं या न्यू प्रोविजन भी कह लेते हैं अगर एडजस्टमेंट में है तो। और जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई पड़ रहा उसको हम लोग ओल्ड कह लेते हैं, ओल्ड प्रोविजन या ओल्ड रिजर्व कह लेते हैं। अगर ऐसे सिचुएशन है कि हमारे डेटर्स पर एडजस्टमेंट में भी प्रोविजन या रिजर्व करने की बात कही गई है, या कोई फिगर दिया हुआ है कि ये यही रिजर्व रखना है, इतना ही फिगर प्रोविजन रखना है, और बैलेंस शीट में भी ये प्रोविजन या रिजर्व के फिगर हैं, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, तो बैलेंस शीट में है उसको हम लोग यहाँ मान के चलेंगे कि वो ओल्ड रिजर्व है। और जो एडजस्टमेंट में फिगर दिया है या रेट दिया है निकालने के लिए, उससे जो आएगा फिगर वो न्यू प्रोविजन। तो आपको सीधा करना है ऐसे केस में कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है जो न्यू यानी कि एडजस्टमेंट में जो दिया है उसके फिगर हम लोग यहाँ डेबिट साइड में नोट कर देंगे, और जो बैलेंस शीट के अंदर अगर दिया है फिगर उसको फिगर हम लोग यहाँ लेंगे ओल्ड लिखा हुआ। तो पहले हम बात कर रहे हैं डेबिट साइड के फिगर की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार आप ये समझ जाएंगे। अब ये न्यू रिजर्व आप पहले से निकालना सीखे हैं, 11th क्लास में बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, जो डेटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, क्या रेट दिया है, क्या फिगर है, तो आप बहुत सीख करके आए, तो विशेष बात मुझे उस पर नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो हमारे डेटर्स हैं डूब गया सो डूब गया, न्यू प्रोविजन पे कर दिया लेकिन एक और प्रोविजन कर रहे हैं, उनके डिस्काउंट भी देना है, तो हम डिस्काउंट देंगे तो भी हमारे लिए लॉस है। तो अगर हमारे डेटर्स हैं, इस तरह की व्यवस्था है या सूचना है कि उस डेटर पर हमें डिस्काउंट देना है, इसलिए कि ताकि जल्दी से पेमेंट कर दें, तो जो हम डिस्काउंट के लिए प्रोविज़न करेंगे या रिजर्व करेंगे तो वो भी हमारे लिए क्या है, व्यापार के लिए हमारे नुकसान है, एक तरह का लॉस है। और जो लॉस है रिवर्सन अकाउंट के डेबिट साइड में लेके आना है। अगर ऐसा है तो वो सूचना हमें दी रहेगी, एडजस्टमेंट में दी रहेगी, एडजस्टमेंट से फिगर से ले करके हम रिवर्सन अकाउंट के डीआर साइड में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो फिगर आएगा यहाँ पर नोट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए लॉस है ये। अगला फिगर है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिकॉर्ड में, हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी जो नहीं है, लेकिन पूरे तलाश करने पर, छानबीन करने पर पता लगता है कि अरे यार ये भी लायबिलिटी देना है, ये छूट गया था, ये किसी कारण से रह गया था जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया, लेकिन इसको देना पड़ेगा, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सच लायबिलिटी दैट विल नॉट रिकॉर्डेड अंडर बैलेंस शीट इज नोन एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बट एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट वो हमारे लिए एक न्यू लायबिलिटी हो गया, एक नए प्रकार से मान कर चलते एक नया लायबिलिटी खड़ा हो गया या इंक्रीज कर गया। तो जब कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो लॉस हमारे लिए है, क्योंकि बैलेंस शीट में है नहीं पहले से वो। तो जैसे यहाँ लिखा है ना कि क्या लिखा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी हमारे रिकॉर्ड में नहीं था लेकिन अब हम उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए दायित्व बढ़ गया, इसलिए लॉस है, डेबिट साइड में नोट करेंगे उसका नाम लिख करके, अगर नाम दिया है तो।
यहाँ आते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हम बाद में बात करेंगे, इस पर पॉइंट को लास्ट में छोड़ देते हैं। ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है कि लास्ट रिजल्टेंट फिगर है, जो अंत में हमारे जो आउटपुट आएंगे इस अकाउंट बनाने पर, उसके या आउटपुट फिगर आएंगे। थोड़ा बाद में बात करेंगे इस पर। अब आते हैं रिवर्सन अकाउंट के सीआर साइड में कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं, देखते हैं बारी बारी करके। तो ये पहला आइटम है डॉट डॉट एसेट्स। इधर भी एसेट से कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन इधर एसेट तब आएंगे जब उनके वैल्यू में डिक्रीज हो, घटेगा। ठीक इसको उल्टा कर लेते हैं। यदि किसी भी एसेट्स में, गुडविल छोड़कर किसी भी एसेट्स में उसके वैल्यू यदि इंक्रीज कर जाए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये जितने एसेट्स हैं, अगर उनके वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया है उस बैलेंस शीट के फिगर से रिवैल्यूएशन करते समय बढ़ जाए, तो जितना अमाउंट से वो एसेट बढ़ेगा उतना ही अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा इंक्रीज में, और उस कौन सा एसेट था उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो भी एसेट है, अगर उसका वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पर बढ़े हुए जितना फिगर से बढ़ जाता है, एप्रिसिएट करता है, उसको लिखना है। दूसरा दिखाई पड़ा प्रीपेड एक्सपेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस की एक प्रकार का एडवांस है, और वो हमारे लिए वो भी एसेट है। किसी कारण से यदि ऐसा लगता है या सूचना हमें दी गई है एडजस्टमेंट में कि ये प्रीपेड नाम से जो एसेट है ये भी बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, तो जितने फिगर से वो इंक्रीज करेगा प्रीपेड एक्सपेंस, उतना ही इंक्रीज फिगर हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे और यहाँ पर नोट कर देंगे। जैसे प्रीपेड रेंट, एडवांस रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, अगर वो बढ़ जाता है तो जैसे ही बढ़ेगा हम लोग यहाँ पर उसको नोट कर देंगे। अगला फिगर है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये शॉर्ट में लिखा हुआ क्रेडिटर्स, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं क्रेडिटर्स हमारे क्या है, महाजन है। क्रेडिटर्स हमारे वो पर्सन है जिनसे हमने उधार माल परचेस किया है, तो ये हम लोग इनको चुकाएंगे फिगर, तो दायित्व तो हमारे हैं। और ये हमने देखा कि दायित्व तो है, हम चुकाएंगे, लेकिन उससे हमको डिस्काउंट मिल रहा है, वो हमें छोड़ रहे हैं, उसके लिए प्रोविजन, डिस्काउंट के लिए प्रोविजन, वो हमको मिलने वाला है। तो जो हमें मिलेगा वो तो हमारे लिए इनकम है। तो अगर डेटर्स पर डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है या एक्सपेंस है, तो क्रेडिटर्स पर ठीक इसका रिवर्स होना है। तो क्रेडिटर्स का डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, इनकम है। इसलिए हम रिवर्सन अकाउंट के सीआर साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे और ये उसका नाम आ गया। देखते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। पहले हमने कह रखा कि जो हमारे डेटर्स हैं कई बार उन पर प्रोविजन होता है या रिजर्व होता है, एक एडजस्टमेंट में हो सकता है या बैलेंस शीट के अंदर हो सकता है। अगर ऐसा है तो जो बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन है या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है, उसको हम लोग ओल्ड कहते हैं, और उसे सीधे रिवर्सन अकाउंट के सीआर साइड में लगकर नोट कर सकते हैं। और न्यू जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा उसको हम लोग डेबिट साइड में नोट कर सकते हैं। कई किताबों में मिलेगा कि दोनों फिगर को लोग आपस में एडजस्ट कर देते हैं। दोनों फिगर, जो बैलेंस शीट में प्रोविजन है वो और जो एडजस्टमेंट प्रोविजन का फिगर, वो दोनों को एडजस्ट करते हैं। यानी जो उसमें से एक्सेस होगा, अगर वर्ल्ड वाला एक्सेस है तो बैलेंस अमाउंट सीआर साइड में, अगर कहीं न्यू प्रोविजन एक्सेस है तो डिफरेंस का अमाउंट डीआर साइड में। तो इतना चक्कर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सीधा याद रखो कि बैलेंस शीट में जो फिगर होगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट को सीधे उठाइए और सीआर साइड में लग रखिए, और जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स होगा उस फिगर को सीधे उठाइए और इसके डीआर साइड में करके नोट कर दीजिए। चाहे जितना हो, बराबर हो, कम हो, ज़्यादा हो, कोई टेंशन उसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर एनी लिएबिलिटी, ऐसे इधर भी था, और कोई भी लिएबिलिटी है जो बैलेंस शीट में दिया रहेगा, यदि उसका वैल्यू डिक्रीज कर जाए, घट जाए, किसी भी लिएबिलिटी का जो बैलेंस शीट में हमारा है, जो पहले कुछ और वैल्यू था लेकिन उससे घट जाए, तो जितने फिगर से जितना अमाउंट से कम होगा उस अमाउंट को यहाँ पर लिखना है जो डिक्रीज लिखा हुआ है, और वो कौन सा लिएबिलिटी है उसका नाम अगर मालूम है तो उसका नाम यहाँ पर नोट कर देना है। तो किसी भी लिएबिलिटी में यदि उसका वैल्यू में कमी आ जाए, घट जाए,
उस लायबिलिटी का नाम है लिखकर सामने जितनी सी कमी है उसको नोट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ऐसा हो सकता है कि व्यापार में हमारे कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो हमारे बैलेंस शीट में दिखाई नहीं पड़ रहे, जो हमारे फर्म के बैलेंस शीट में है एसेट, वो तो रिकॉर्डेड है, लेकिन ऐसे एसेट हैं जो बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन ऐसे फिजिकली अवेलेबल हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। तो जो भी उनका वैल्यू होगा, और ऐसा होता है कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट हैं तो उनका जो वैल्यू है, उसको घटने बढ़ने से मतलब नहीं है, उनका जो भी वैल्यू है उस एसेट के यहाँ नाम लिखिए और जितना उसका वैल्यू उसको सीआर साइड में नोट कर लीजिए। अगर उस अनरिकॉर्डेड एसेट का नाम पता है, हमको मालूम हो जाए, तो उसका सीधे यहाँ नाम लिख सकते हैं और ब्रैकेट में इंडिकेशन दे सकते हैं अनरिकॉर्डेड, और फिगर यहाँ पर नोट कर देंगे क्योंकि हमारा लिखा का प्रॉफिट माना जा रहा। इस प्रकार रिवर्सन अकाउंट के डीआर साइड में कौन कौन आइटम आ सकते हैं और क्या लिखना है, कितनी फिगर, और इसके सीआर साइड में कौन कौन आइटम आ सकते हैं, लिखना है कितनी फिगर। अब टोटलिंग करना है, या तो इसको डीआर साइड का टोटल अधिक होगा या फिर इसका सीआर साइड का टोटल अधिक होगा। दोनों साइड का टोटलिंग हम लोग कंपेयर कर लेंगे। यदि रिवर्सन अकाउंट के सीआर का टोटल अधिक है डीआर के टोटल से, यानी सीआर साइड अधिक है डीआर से, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट आता है तो टोटल सीआर माइनस टोटल डीआर आ जाएगा प्रॉफिट, उसको यहाँ लिखेंगे डीआर साइड में, यहाँ वर्ड लिखा हुआ प्रॉफिट। और ये लेगा कौन प्रॉफिट, जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उस पार्टनर के बीच हम लोग डिवाइड कर देंगे उनके रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, या अगर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ उनका करंट अकाउंट भी है तो उस करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए लिखा है कि प्रॉफिट ट्रांसफर, टीआर लिखे यहाँ पर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल कैप या करंट अकाउंट। चलो मान लिया है कि दो पार्टनर हैं ए और बी, और रेशियो मान लिया है कि हाफ हाफ इनका है, 1/2, तो जो भी हिस्सा आएगा ये प्रॉफिट निकाल लिया। कैसे निकला है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट निकल गया है टोटल सीआर माइनस टोटल डीआर इक्वल टू दिस प्रॉफिट, और इसको डिवाइड कर दिया है। तो नेट प्रॉफिट ऑन रिवर्सन अकाउंट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो एंड ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट और देयर करंट अकाउंट। ये काम ऐसे हो गया। अगर कहीं ये डेबिट साइड का टोटल अधिक है, if the total of DR side exceeds over the total of CR side, there may be a loss। तो ये लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये दोनों एक साथ हैपनिंग नहीं हो सकते हैं, या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो अगर डीआर का टोटल ज्यादा है, if the total of DR side exceeds over the total of CR side, then लॉस होगा। तो टोटल डीआर माइनस टोटल सीआर, तो लॉस का फिगर आएगा, और उस लॉस को फिगर को हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे, और इस लॉस को भी ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे और कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए लिखा वहाँ पर है लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ध्यान रखना है कि या तो लॉस होगा और नहीं तो प्रॉफिट होगा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो अगर लॉस होता है तो की बात है, यदि लॉस है तो उस लॉस को निकालिए। कैसे निकालेंगे, टोटल डीआर में से टोटल सीआर कर देंगे, लॉस का फिगर यहाँ आ जाएगा, और इस लॉस के फिगर को सभी पार्टनर में उनके रेशियो में, सभी का मतलब यहाँ ओल्ड पार्टनर से है, न्यू पार्टनर है उसको नहीं लेना है, न्यू पार्टनर को छोड़कर जितने ओल्ड पार्टनर है उनका नाम लिखिए, ए बी सी डी जो भी हैं, और बगल में उनका रेशियो डालिए। उस रेशियो में इस लॉस को डिवाइड करके यहाँ उनके पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा जो रिवोल्यूशन अकाउंट है ये मुकम्मल हो जाएगा और बात पूरी समझ में आएगी। अब इसको और क्लैरिफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल इस तरह का लेंगे ताकि हम जितने टर्म्स पढ़ा चुके हैं, जो स्पेशल टर्म्स था, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स था, हमारे पिछली वीडियो में सुना होगा आपने, उस टर्म के हिसाब से हम एक एग्जांपल सेट करते हैं, और उस एग्जाम्पल को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे, कैसे किसको कहाँ लेंगे, और हम बात करते हैं फिर
ठीक है, तब तक ये फॉर्मेट आप नोट कर लीजिए, फॉर्मेट आपको याद रहेगा, कहाँ पर हमने समझा दिया। अब हम एक लेंगे एग्जाम्पल हम फिर बात करते हैं, आप देखिए फिर इसको।